नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। आज मैं आपके लिए बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की मैथमेटिकल फिजिक्स की लाइव क्लास लाया हूँ। इसमें आप सेकेंड ईयर विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो मैथमेटिकल फिजिक्स है, इसके अंदर मैं आपको कुछ टॉपिक पढ़ाऊँगा जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा टॉपिक चालू करने से पहले आप विद्यार्थियों से अनुरोध है कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सब विद्यार्थी इस बात में समय लॉकडाउन चल रहा है और आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। कोई परीक्षा की चिंता नहीं है कि परीक्षा भी होगी या नहीं। कुछ बच्चे तो अजब से स्थिति में बने हुए हैं कि परीक्षा भी नहीं होगी या होगी। तो विद्यार्थियों से मैं कहूँगा एग्जाम जरूर अवश्य होगा, तो आप लोग आराम के साथ साथ पढ़ाई को भी करते लीजिएगा। आइए अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की जो मैथमेटिकल फिजिक्स है, इसका मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूँ। उस टॉपिक का नाम है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इन टर्म ऑफ ऑर्थोगोनल कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपका टॉपिक है। इस मैथमेटिकल में हम इसको चालू करेंगे। क्या टॉपिक का नाम? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इन टर्म ऑफ ऑर्थोगोनल कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। कहने का मतलब है हम अदिश प्रवणता का मान लंबिक रेखीय निर्देशांक के अंदर ज्ञात करेंगे। यह मैथमेटिकल फिजिक्स में पूछा जाता है इस टॉपिक को। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्ट भी है। तो इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ग्रेडियंट ऑफ स्केलर के बारे में बताऊंगा और हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आया है, उसका नाम है ऑर्थोगोनल कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बारे में बताऊंगा, फिर हम इस टॉपिक को चालू करेंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्या होता है समझिएगा। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर है, या इसको स्केलर ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। इसको स्केलर ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। स्केलर तो आपको पता है, एक ये फंक्शन है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि है। और ग्रेडियंट मतलब है प्रवणता, या आप इसको ढाल भी बोलते हैं। जहां हम स्केलर की बात करेंगे मतलब स्केलर क्वांटिटी आएगी और उसकी हम प्रवणता निकालेंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? स्केलर ग्रेडियंट निकल जाएगा, या ग्रेडियंट ऑफ स्केलर के रूप में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होगी कि आप यदि स्केलर क्वांटिटी में या स्केलर फंक्शन में मैक्सिमम चेंजेस करते हो तो आपको स्केलर ग्रेडियंट प्राप्त होगा। कहने का मतलब है यदि आप अदिश घन में आप अधिकतम परिवर्तन करोगे तो आपको अदिश प्रवणता प्राप्त होगी। कहने का मतलब है मैक्सिमम परिवर्तन क्या कहलाता है? ग्रेडियंट कहलाता है। और जिसका आप परिवर्तन कर रहे हो वह उसकी क्या कहलाएगी? प्रवणता कहलाएगी। हम यहाँ पर स्केलर का ग्रेडियंट ज्ञात कर रहे हैं, मतलब स्केलर फंक्शन का हम अधिकतम परिवर्तन कर रहे हैं। तो अधिकतम परिवर्तन क्या कहलाएगी? वह कहलाएगी अदिश प्रवणता कहलाएगी। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी देखिएगा।
इसकी परिभाषा होगी अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश प्रवणता कहते हैं। ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अदिश फलन का आप यदि अधिकतम परिवर्तन करते हो तो आपको क्या कहलाएगी? अदिश प्रवणता कहलाएगी। अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश प्रवणता कहते हैं। मैक्सिमम चेंज ऑफ रेट इन स्केलर फंक्शन दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। मैक्सिमम चेंज इन स्केलर फंक्शन दैट इज कॉल्ड स्केलर ग्रेडियंट। और हम इस स्केलर ग्रेडियंट को हम हमेशा ग्रेड 5 प्रवणता बोलते हैं इसमें ग्रेडियंट, तो इसका शॉर्ट करके ग्रेड। और किसकी प्रवणता है? स्केलर फंक्शन की। तो स्केलर फंक्शन या स्केलर क्वांटिटी से व्यक्त करेंगे 5 से। हम इसका मान ज्ञात करेंगे, वह करेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस से, गणितीय विश्लेषण के द्वारा हम इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हमें ये मान ज्ञात करना है किसके अंदर? ऑर्थोगोनल कोलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। किसके अंदर याद करना है? वह हमें याद करना है ऑर्थोगोनल, इसका मान हमें निकालना है ऑर्थोगोनल कोलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने से पहले आपको कोलिनियर बताना चाहिए ये कोलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, फिर उसका ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा। अरे सीधी सी बात है कि पहले रेखीय निर्देश तंत्र आपको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको लंबी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र प्राप्त होगा। तो बात करें कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसकी बात करें। कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम वो होगा यदि किसी फ्रेम की जो कोऑर्डिनेट अक्ष है, यदि किसी फ्रेम की जो कोऑर्डिनेट अक्ष है हमेशा कर्व के रूप में प्रेजेंट करे, कर्व के रूप में प्रदर्शित करे, तो ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहलाएगा? कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। अरे भाई सीधी सी बात यह है कि यदि कोई भी तंत्र हो उसकी जो निर्देश अक्ष है वह हमेशा यदि आपको कर्व के रूप में दिखाई दे तो वह सिस्टम क्या कहलाएगा? कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। कहने का मतलब है आपको ऐसे दिखाई देना चाहिए, ऐसे डायग्राम बनाना में ऐसे आपको दिखाई देना चाहिए। ऐसे ये कर्व है, कर्व के रूप में दिखाई दे रही है, तो ऐसा सिस्टम क्या कहता है? कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब इसका में क्या करना है? ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम याद करना है ना, तो मैं इसको रख कर देता हूं। तो इसको हम याद कर रहे हैं, इसको हम याद करें इसमें ऑर्थोगोनल में, तो ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें हमें इसका मान करना है किसका? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर का। तो इसकी हमने अभी बताया, इसको बताया कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको बोलते हैं? यदि किसी तंत्र की जो निर्देश अक्ष है यदि आपको कर्व के रूप में दिखाई दे या कर्व के रूप में प्रदर्शित करे तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? वह कहलाएगा कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यदि यह कर्व लीनियर की जो कोऑर्डिनेट अक्ष है यदि आप परपेंडिकुलर प्रदर्शित करें तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा? ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। कहने का मतलब है कि जो कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट कहने का मतलब है
जो कर्व लीनियर की जो कोऑर्डिनेट अक्ष है, यदि आपको परपेंडिकुलर दिखाई दे, यदि आप उसके परपेंडिकुलर प्रतिष्ठित करते हो तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। तो इसका परपेंडिकुलर कर रहे हैं एक्सेस के, तो देखिएगा शो कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर इसकी, ये इसके परपेंडिकुलर, और ये जो हमारे पास एक्सेस है इसकी ये परपेंडिकुलर, ये हो गया कर्व, इसको मान ले U1 कर्व, ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया U2 कर्व, सॉरी ये U2 कर्व, ये U2 एक्स, ये U3 एक्स, ये U3 क्या हो गया? कर्व। ठीक है, अब इसके लिए जो निर्देशांक होंगे, कौन सा भी आप सिस्टम ले रहे हो उसके अंदर जो उसके निर्देशांक होंगे तो उस सिस्टम में क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेट। यदि आप कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हो, यदि इस सिस्टम के अंदर एनी पार्टिकुलर के जो कोऑर्डिनेट होंगे तो क्या कहलाएंगे? इस सिस्टम में कहलाएंगे कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। यदि आप इस सिस्टम के अंदर, यदि आप इस सिस्टम की बात कर रहे हो, यदि इस सिस्टम के अंदर कोई पार्टिकल है तो उसके जो कोऑर्डिनेट है तो क्या कहलाएंगे? इस सिस्टम के कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। आई बात समझ में? तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था अभी गेट रेट ऑफ स्केलर किसे बोलोगे आप? मैक्सिमम चेंजेस, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंजेस इन स्केलर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड गेट रेट ऑफ स्केलर। ठीक है, तो हम इसका मान करेंगे ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम के अंदर। मतलब यदि आपको कर्वीलिनियर की कोऑर्डिनेट एक्सिस या परपेंडिकुलर दिखाई दे तो ऐसा निर्देशन क्या कहलाता है? ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। इसके अंदर हम इसका मान ज्ञात करेंगे। आइए अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं। इस टॉपिक के संबंधित ये महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ और अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, इसकी डेफिनेशन से प्रारंभ करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अदिश फलन की अधिकतम परिवर्तन की दर को ही अदिश प्रवणता कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर क्या बोलोगे? अदिश प्रवणता बोलोगे। क्या बोलोगे? अदिश प्रवणता। और अदिश प्रवणता होगी, अदिश प्रवणता है मतलब अदिश फलन की क्या है? प्रवणता है। तो अदिश प्रवणता हम देखो कैसे व्यक्त करेंगे? तो प्रवणता फाई इज इक्वल टू ग्रेड फाई। अब हम इसका मान याद करेंगे इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, इस सिस्टम के मान याद करने के लिए हम इसका मान ज्ञात करेंगे इसके अंदर। ठीक है, हम मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। ठीक है, तो देखिएगा, ये हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने दो सरफेस लिए। दो एनी सरफेस की बात करते हैं तो हमने इसके अंदर दो सरफेस लिए। एक सरफेस मैंने S1 लिया है, दूसरा सरफेस S2 लिया है। पर जहाँ यदि कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस किसी पॉइंट पर मिलती है तो उसको बोलते हैं ओरिजिन, यानी मूल बिंदु। वो दे दिया मैंने इसको। मैंने कोई सिस्टम लिया है, इस सिस्टम के अंदर दो सरफेस लिए।
उस सरफेस का नाम है S1 और S2। और इन सरफेस पर जो स्केलर फंक्शन का मान होगा, जो अदिश फलन का मान होगा, वह है फाई, दूसरा क्या होगा फाई प्लस डेल फाई। आगे बात समझ में। फिर हमने क्या किया, जो पहला सरफेस है S1 पर हमने कोई पॉइंट माना A, और जो दूसरा सरफेस है S2 उसका हमने पॉइंट माना B। ठीक है दोस्तों। और जो पहले सरफेस पर S1 पर पॉइंट A है, जो पहले सरफेस पर पॉइंट A है, इसका मूल बिंदु O के सापेक्ष इस तरीके से क्या होगा, वह होगा R वेक्टर। ठीक है। और जो दूसरा सरफेस S2 है, इस पर पॉइंट B है, इसका मूल बिंदु के सापेक्ष जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा क्या होगा, वो होगा R वेक्टर प्लस डेल R वेक्टर। ठीक है। और जो दोनों पॉइंट है, इन जो दोनों पॉइंट है A और B, इनके मध्य की दूरी क्या होगी, इनके मध्य की जो दूरी है वह हमारे पास होगी डेल R वेक्टर। क्या होगी, डेल R वेक्टर। अरे कहने का मतलब है दोनों सरफेस पास पास स्थित है, अत्यल्प दूरी पर स्थित है, लिमिट डिस्टेंस पर एक्सिट है, इसलिए क्या होगी, लिमिट डिस्टेंस होगी। ठीक है। तो डेल R वेक्टर बन गया। तो हम मैथ मसले पढ़ते हैं। नाउ तो AB की दिशा में अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर, तो देखिए क्या परिवर्तन होगा, डेल फाई अपॉन डेल आर, क्योंकि ए बी की दिशा में है। अंतिम हमने क्या कर लिया, अंतिम माइनस प्रारंभिक कर लिया, फिर इस डिस्टेंस को जिसमें लाते हैं तो क्या डेल फाई अपॉन डेल आर बनेगा। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दी। आगे बात समझ में। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा डायग्राम है उसके अंदर सरफेस S1 है और S1 में बिंदु क्या है, A, उससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। किस पर, S2 पर। हम S1 फर्स्ट में जो बिंदु A है इससे एक लंब डालते हैं, डाल दिया, जो हमें बिंदु C पर प्राप्त होता है। हमने लंब ड्रॉ कर दिया जो हमें बिंदु C पर प्राप्त होता है। और जो इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर है, तो इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वह होगा NK। कहने का मतलब है यूनिट वेक्टर है, ये हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो करेगा। और मैंने इन दोनों कोण को मिला दिया। इन दोनों के मध्य कोण क्या है, 90 बनाना है बच्चों। इन दोनों के मध्य कोण क्या है, 90। और बिंदु A व C की मध्य दूरी क्या है, अत्यल्प है, क्योंकि दोनों ने बताया दोनों सरफेस एक लिमिट डिस्टेंस पर है, एक अत्यल्प दूरी पर है, तो इन दोनों के मध्य क्या मान लिया, डेल n वेक्टर मान लिया। और डेल r और डेल n वेक्टर के मध्य, डेल r वेक्टर व डेल n वेक्टर के मध्य मैं क्या मानता हूँ, कोण थीटा मानता हूँ। ठीक है। तो हम डायग्राम से बात करते हैं, हम चित्र से बात कर रहे हैं। चित्र से यानी वाले cos थीटा, चित्र से हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज ACB से। समकोण चित्र से बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज ACB से हम यहाँ निकालेंगे, इससे हम इसे निकालेंगे cos थीटा। क्या निकालेंगे, cos थीटा। cos थीटा को पता है आधार अपॉन कर्ण, और थीटा के सामने मुझे लंब, जहाँ 90 बढ़ना है वह आधार और ये कर्ण, तो क्या हो गया AC अपॉन AB।
और डायग्राम में देखिएगा AC का मान कितना है डेल n और AB का मान कितना है डेल r। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इसको थोड़ा मैं पलट देता हूँ। हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं डेल n इज इक्वल टू डेल r cos थीटा। इसको मैंने समीकरण 2 दे दिया, इक्वेशन 2 दे दी। और यहाँ से हम डेल r निकालेंगे। डेल r इज इक्वल टू डेल n और cos थीटा। इसको हम समीकरण 3 दे देंगे, इक्वेशन 3 हमने दे दिया। अब इक्वेशन 3 से हम वैल्यू देंगे इक्वेशन 1 में डेल r की। देखिएगा पुट द वैल्यू इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 में मान रखते हैं, तो डेल 5 अपॉन डेल r और डेल 5 अपॉन डेल r ये cos थीटा, तो डेल 5 अपॉन डेल r इज इक्वल टू डेल 5 अपॉन डेल n और cos थीटा। बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा सर स्केलर फंक्शन में चेंज हो रहा है, यही तो स्केलर ग्रेडियंट है। अरे ये स्केलर ग्रेडियंट नहीं है, मैंने आपको परिभाषा बताया था कि मैक्सिमम चेंजेस, यदि किसी फंक्शन का मैक्सिमम चेंजेस होता है वह ग्रेडियंट कहलाएगा। तो हम स्केलर फंक्शन का यदि आप मैक्सिमम चेंजेस करते हो तो क्या कहलाता है, स्केलर ग्रेडियंट कहलाएगा। तो इसका हमें मैक्सिमम चेंज करना है, इसका अधिकतम परिवर्तन करना है, जब जाके क्या प्राप्त होगा, अदिश प्रवणता प्राप्त होगी। तो इसको अधिकतम करना है तो मतलब cos थीटा की वैल्यू अधिकतम करना है। यदि आप cos थीटा की वैल्यू अधिकतम करते हो, यदि आपने cos थीटा की वैल्यू अधिकतम मान ली तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो क्या हो गया मैक्सिमम चेंज हो गया। तो देखिएगा तो डेल 5 अपॉन डेल r ये मैक्सिमम परिवर्तन हो गया और डेल 5 अपॉन डेल n। ठीक है, डेल 5 अपॉन डेल n। तो आगे देखिएगा अब ये आपके पास क्या है, पार्शियली डेरिवेटिव है, इसको परफेक्टली डेरिवेटिव में चेंज कर देंगे। ये आपके पास आंशिक अवकलज है, इसको हम पूर्ण अवकलज में चेंज कर देते हैं। तो देखिएगा d5 अपॉन dr मैक्सिमा इज इक्वल टू d5 अपॉन dn। तो अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की दर अदिश प्रवणता कहलाती है। स्केलर फंक्शन द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंजेस दैट इज कॉल्ड स्केलर ग्रेडियंट, दैट इज कॉल्ड स्केलर ग्रेडियंट। तो देखिएगा अगली बात क्या हो गई, तो ग्रेड 5 की वैल्यू क्या आ गई, d5 और dr मैक्सिमा और इज इक्वल टू d5 अपॉन dn। आपके पास ये प्राप्त हो गई। ठीक है, और ताली है बच्चों। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, डायग्राम से काम खत्म हो गया। देखिए आगे ये जो स्केलर ग्रेडियंट है यह एक स्केलर क्वांटिटी है, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो होगी, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो होगी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में। कहने का मतलब है परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मत करेगा यूनिट वेक्टर करेगा। कहने का मतलब है यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा अभिलंब की ओर विद्यमान होती है।
तो देखिएगा दिशा की बात कर रहे हैं, यह एक हमने स्केलर क्वांटिटी बता दिया, तो क्या होगा ग्रेड फाई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमा और डी फाई अपॉन डी एन के। ये हमारा गणितीय विश्लेषण आ गया, मैथमेटिकल एनालिसिस आ गया स्केलर ग्रेडियंट का। अभी ऑर्थोगोनल टर्म के रूप में नहीं है, यह हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ स्केलर का मान आया है। अब इसका मान हम ज्ञात करेंगे ऑर्थोगोनल कॉलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। किसे करेंगे? ऑर्थोगोनल कॉलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो इसका रूप देख रहे हैं, इसका रूप हम लिखेंगे अंदर, देखिएगा इन टर्म ऑफ ऑर्थोगोनल लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस टर्म के लोग इसका मान निकालेंगे। तो देखिएगा मान निकालने के लिए हम वही स्केलर ग्रेडियंट की डेफिनेशन याद करेंगे। किसके याद करेंगे? स्केलर ग्रेडियंट की डेफिनेशन से। तो स्केलर ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या है? वो हमारे पास है ग्रेड फाई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन। ये बाय डेफिनेशन से, परिभाषा से, किसकी परिभाषा? स्केलर ग्रेडियंट की। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। समीकरण हमने एक दे दिया, अब समीकरण एक के दोनों तरफ हम dr वेक्टर से अदिश गुणा कर देंगे। हम बोथ साइड स्केलर प्रोडक्ट करते हैं dr वेक्टर से। तो देखिएगा, तो ग्रेड फाई डॉट dr वेक्टर, तो डी फाई अपॉन डी एन कैप डॉट डी आर वेक्टर। और हमने अभी डायग्राम में देखा है डेल एन वेक्टर और डेल आर वेक्टर के मध्य कोण दिया था थीटा, और डेल एन वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में, तो कैप यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है, तो एन कैप और डी आर वेक्टर के मध्य कोण भी क्या है? थीटा। तो एन कैप डी आर वेक्टर के मध्य कोण थीटा है, क्योंकि एन कैप व डी आर वेक्टर के मध्य कोण थीटा है, कोण थीटा है, कोण थीटा है। तो एन कैप डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी आर कॉस थीटा। और हमने जब डेरिवेशन किया था स्केलर ग्रेडियंट का, वहां पर हमारे पास आया था, हमारे पास क्या आया था? वहां पर आया था, हमारे पास वहां पर आया था हमारे पास आया था डेल एन इज इक्वल टू डेल आर और cos थीटा, ये आया था। इसको संपूर्ण अवकलज में चेंज कर दीजिएगा। तो हम इसकी वैल्यू क्या रखते हैं? हम इसकी वैल्यू रखते हैं क्या रखते हैं? डी एन। तो ये समीकरण इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से आप वैल्यू तो इक्वेशन 2 में पुट द वैल्यू इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो देखिएगा, तो ग्रेड फाई आपके पास प्राप्त होगा, वह है डी फाई और डी एन, इसकी जगह का क्या क्या डी एन, और डी एन से डी एन कट गया, तो हमारी क्या बात है, क्या प्राप्त हो गया? वह हो गया डी फाई। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है किस टर्म के अंदर? ऑर्थोगोनल कॉलीनियर के सिस्टम के अंदर। ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉलीनियर सिस्टम में आपको बता दिया था स्टडी पैराग्राफ कैसे बनेगा। हाँ, यदि किसी फ्रेम की कोऑर्डिनेट अक्ष यदि आप कर्व के रूप में प्रदर्शित हो तो ऐसा सिस्टम कॉलीनियर सिस्टम कहलाता है। यदि वही अक्ष परपेंडिकुलर प्रदर्शित करे तो क्या कहलाएगा? ऑर्थोगोनल कॉलीनियर सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, अब हम इसका मान निकालेंगे। ठीक है, इसका मान निकालते हैं, देखिएगा बता लिया होगा। इसको मिटा देता हूं मैं।
हम लेटेस्ट कंसिडर कर रहे हैं, लेटेस्ट कंसिडर जो ग्रेड 5 है, ग्रेड जो 5 है, ये मान लिया मैंने, जो ग्रेड 5 है ये मान लिया G1 E1 के, G2 E2 के और G3 E3 के। कहने का मतलब है आपने जैसे भी कर्व सिस्टम बनाया था, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये U1 अक्ष है, ये कर्व है, ये U2 है, U3 है। इन दिशा में जो यूनिट वेक्टर है वह है E1 के, E2 के, E3 के मान लिया। कहने का मतलब है जो सिस्टम में कोई पार्टिकल है, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, हमने कोई पार्टिकल यहाँ B मान लिया, इस पार्टिकल क्या होगी U1, U2 और U3 किसके अंदर, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। इस पार्टिकल क्या है U1, U2, U3 और इसकी यूनिट वेक्टर क्या क्या है E1 के, E2 के, E3 के, तो हमने यहाँ माना है। ठीक है, ये समीकरण 5 आ गई, क्या है समीकरण 5। ठीक है, ये आपके पास समीकरण 5 आ चुकी है। ठीक है, अब देखिएगा तथा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन सदिश मान लें, जो विस्थापन सदिश है या कोई याद रखना है और याद निकलता भी है। ठीक है, लेकिन आपको ये डेशन याद रख लेना, वो होगा dr वेक्टर वह है H1 D1 E1 के, H2 D2 E2 के, S3 U3 E3 के। ठीक है, ये विस्थापन सदिश है जो आप लोग याद रखना। ठीक है, ये विस्थापन सदिश आप लोग याद रखना, ये आगे भी निकलता है। ये समीकरण नंबर ये दिया हमने 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण 5 और 6 को कैलकुलेट कर दें, तो ग्रेड 5 डॉट dr वेक्टर, तो देखिएगा ये ग्रेड 5 क्या है, G1 E1 के और G2 E2 के, G3 E3 के, डॉट H1 D1 E1 के और H2 DU2 E2 के प्लस S3 DU3 E3 के, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आपको पता है स्केलर प्रोडक्ट करते हो तो स्वयं के साथ स्केलर प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वह 1। ठीक है, ठीक है, तो ग्रेड 5 डॉट dr वेक्टर, तो E1 के डॉट E1 के इक्वल टू 1, E1 के डॉट E1 के, E2 के डॉट E2 के और E3 के डॉट E3 के, इसकी वैल्यू क्या है 1, बाकी अदर के साथ क्या है 0, बाकी अदर के साथ क्या है 0, ये चीज को जानना है। तो उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 1 कितना आएगा, वो आएगा G1 H1 DU1 G2 S2 DU2 और G3 S3 DU3। मैं डायग्राम को मिटा देता हूँ, ये समीकरण हमारे पास आ गई 7 ग्रेड 5, क्योंकि मैं समीकरण 4 की वैल्यू करना है, इसकी वैल्यू आ गई अब 5। फिर मानते हैं, माना कि जो स्केलर फंक्शन है यहाँ ऑर्थोगोनल के अंदर क्या होगा, वो होगा U1 U2 और U3। मैंने आपको यहाँ बताया कि जस्ट कोई भी पॉइंट होगा इसका फंक्शन क्या होगा
वह होगा u1 u2 u3। अब इसका परफेक्टली डेरिवेटिव कर लीजिएगा, संपूर्ण अवकलज कर लीजिएगा u1 u2 u3 के सापेक्ष। तो d5 इज इक्वल टू del 5 अपॉन du1 del 5 अपॉन del u2 और del 5 अपॉन del u3 du3। ये समीकरण 8 आ गई। अब समीकरण 8 है, समीकरण 8 देखो और समीकरण देखो 7, ये दो ही समीकरण काम आएंगे। इन दोनों से वैल्यू हम समीकरण 4 लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 4 में आप मान रखेंगे तो देखिएगा क्या मान प्राप्त होता है। देखिएगा पुट द वैल्यू इक्वेशन 7 and 8 इन इक्वेशन 4। तो देखिएगा वो देगा तो है G1 H1 DU1 G2 H2 DU2 G3 H3 DU3 और ये प्राप्त होता है del 5 del U1 DU1 और del 5 अपॉन del U2 DU2 del 5 अपॉन del U3 DU3। हम जो दोनों साइड है वह गुणांकों की तुलना कर लेंगे। नीचे ऐसे साइड DU1 DU2 DU3 के गुणांकों की तुलना करते हैं। DU1 DU2 DU3 के गुणांकों की तुलना करने पर तो देखिएगा हमारे पास क्या हो गया, तो पास क्या प्राप्त हो रहा है वो देखिएगा G1 H1 इज इक्वल टू del 5 अपॉन del U1। तो हम यहाँ से G1 की वैल्यू निकाल लेना, तो 1 अपॉन H1 del 5 अपॉन del U1 और G2 H2 इज इक्वल टू del 5 अपॉन del U2। तो हमारे पास क्या हो गया, G2 निकाल लिया तो 1 अपॉन H2 del 5 अपॉन del U2 और G3 निकालना है S3 तो del 5 अपॉन del U3 और यहाँ से निकाल ले G3 इज इक्वल 1 अपॉन S3 del 5 अपॉन del U3। ये हमने G1 G2 G3 के लिए क्यों निकाला, क्योंकि हमने जो वहाँ ग्रेड 5 बना था वो बना था G1 E1 के G2 E2 के G3 के बना था, तो वहाँ पर G1 G2 G3 की मान रखेंगे। इस समीकरण दे दो इसको साफ 9, ठीक है, समीकरण 9 हमें दे दिया, ठीक है। तो हम समीकरण 9 से G1 G2 समीकरण 9 से G1 G2 G3 के मान समीकरण जो समीकरण थी वह समीकरण थी 3 में रखने पर, समीकरण 3 में हम उसका मान रख रहे हैं, ठीक है। तो हमने समीकरण 3 थी ना, देख लेना समीकरण 3 ऐसा कुछ भी हो तो देख लेना, समीकरण 3 मान दिए, ठीक है, मान 3 रखिएगा। तो देखिएगा वो वैसे समीकरण थी वह थी ग्रेड 5, ठीक है। ग्रेड 5 क्या थी वो, G1 के लिए क्या की 1 अपॉन H1 del 5 अपॉन del U1 E1 के 1 अपॉन H2 del 5 अपॉन del U2 E2 के 1 अपॉन H3 del 5 अपॉन del U3 E3 के, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यह मान हमारे पास ऑर्थोगोनल कोलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर प्राप्त हो गया। इसका मान प्राप्त हुआ स्केलर ग्रेडियंट का। इसको हम वेरीफाई और मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करते हैं देखिएगा,
क्योंकि बच्चों आज के मॉडिफाई का जमाना है, तो मॉडिफाई तो करना होना ही पड़ेगा। पहले सभी लोग घर पे कोचिंग जाते थे, धीरे सभी लोग घर पे ट्यूशन पढ़ते थे, धीरे धीरे कोचिंग जाने लगे। अब कोचिंग भी चलती है और लाइव क्लास चलती है, जमाना चेंज हो गया ना, इसलिए आपको भी इसको भी मॉडिफाई और करना पड़ेगा। तो ग्रेड 5 निकालते हैं यहाँ पर 1/h1 del upon del u1 e1 के 1/s2 del upon del u2 u2 के 1/s3 del upon del u3 e3 के, और इसके फाइव को हम बाहर लिया। ये जो यह है, इस वैल्यू को हम डेल से व्यक्त करेंगे, और यह जो डेल है यह है डिफरेंशियल ऑपरेटर, आउटलेस अंकार। इस हमारा टॉपिक था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो डेल का मान भी, यह जो ये मान है यह ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है। तो उसको लिख सकते हैं हम ग्रेड 5 इज इक्वल टू डेल 5, और इसकी वैल्यू ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव हमेशा चेंजेस को दर्शाएगा। चेंज कौन होगा इसके अंदर? वेरिएबल। तो हमारे पास ये है जो स्केलर ग्रेडियंट है इन टर्म ऑफ ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर प्राप्त हो गया। ये टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। इसके सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।